धन्यवाद रफत जी। आपने विस्तार से जो चर्चा की है और जो इसकी मुख्य बातें हैं हम लोग एक बार और देख लेते हैं, जिससे कि जो ऑडियंस हमारे बाद में जुड़े हैं वो इसको अच्छी तरीके से समझ ले। और लास्ट में हम लोग एक और एक्ट है उस पर भी थोड़ा जाएंगे और लास्ट में हम लोग आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। और अगर किन्हीं को किसी तरीके को पूछना है रफत जी से कि अगर कोई दिक्कत या कोई जानकारी उनसे लेनी है अतिरिक्त, तो वो ये अपने व्हाट्सएप मैसेज, जो मैसेज बॉक्स है वहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं और लिख के भेज सकते हैं। उनसे जो भी सवाल लोग जवाब होगा वो अंत में उनसे हम लोग लेंगे। तो हम लोग एक बार दोबारा से चर्चा कर लेते हैं कि अब अभी हम लोग ने जो समझा है वो पीसीपीएनडीटी एक्ट है, जो एक अधिनियम है जिसके तहत जो लिंग जांच है उसको पूरी तरीके से इसमें बंदिश की गई है। और साथ में बहुत सारे प्रावधान हैं जिसमें दंड करने का है इसमें तहत बोलते हैं, जिसका मीनिंग ये है कि गर्भधारण पूर्व एवं प्रसूतिपूर्व निदान तकनीक जो ये जांच की जाती है खासकर लिंग चयन का, तो ये इस प्रावधान अधिनियम के तहत पूरी तरीके से प्रतिबंधित की गई है। और साथ साथ में जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे उसके परिवार के लोग हों या खुद महिला क्यों नहीं हो, जो इस जांच को वो करवा रही हैं। अमूमन अभी जो जांच है वो अल्ट्रासाउंड से किया जाता है, जो इसमें मुख्य तकनीक देखी जा रही है। बहुत सारी और तकनीक भी हैं जिसको प्रचार प्रसार भी किया जाता है, जो उस प्रचार प्रसार को भी इस अधिनियम के तहत बंदिश किया गया है। तो इसमें मुख्यतः बातें यही हैं कि कोई भी जो इसकी जांच कर रहा है उस अधिनियम के तहत सबसे पहले उसको पंजीकृत नहीं है संचालन करने का, तो वो जो प्रयोगशाला हैं या लैब हैं उनको इस तरह का नहीं करना है। जिनको लाइसेंस मिला, लेकिन लाइसेंस में भी कुछ कुछ कंडीशन में ही वो अल्ट्रासाउंड करने का प्रोविजन दिया गया है कि ना कि वो लिंग जांच करें। तो सबसे पहले उन प्रयोगशालाओं को पंजीकृत होना है इस अधिनियम के तहत। और प्लस ऐसा नहीं कि हर कोई व्यक्ति कर सकता है, इसमें वो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो इस तकनीक को जानते हैं और योग्यता रखते हैं। ये उस प्रयोगशाला को या जो लैब है उसको बताना होता है। और साथ साथ में जो ये मशीन आती है अल्ट्रासाउंड या इमेजिंग स्किन है, वो अगर किसी पंजीकृत प्रयोगशाला नहीं है तो उसको नहीं बेचा जाता है। ये इस अधिनियम के तहत लाया गया है। और साथ साथ में ये भी है कि जब अगर कोई इसका जांच हो रही है अल्ट्रासाउंड के द्वारा बच्चे की, तो उस दरमियान अगर किसी तरह का संकेत या उनको भाषा का या कुछ एक लिंक दिया जाता है, वो भी इसके तहत प्रतिबंधित किया गया है। कुछ कुछ कंजिटों में इसको छूट दी गई है कि वो जांच कराएं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो लिंग जांच के कैटेगरी में जो ऊपर वक्त दिया गया है उसमें अगर आते हैं तो वो भी इस अधिनियम के तहत दंडित किए जाएंगे। कुछ कुछ निदान में छूट दी गई है, जिसमें आनुवांशिक अगर किसी तरह का विकार है वो जानना है तो, या गुणसूत्री हैं या हीमोग्लोबिनोपैथी की स्थिति होगी जिसमें ब्लड का रहता है, या लिंग संबंधित किस तरह का विकार है, या जन्मजात विषमता आ रही है, या आनुवांशिक किस तरह की बीमारी की स्थिति है, तो उस स्थिति में ये किया जाता है। और ये भी ऐसे नहीं कि आपको कर लिया जाता है, ये बिना अनुमति का ये नहीं किया जा सकता है, उपरोक्त अगर करना भी होगा तो। इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसमें बताया गया है कि ये प्रशिक्षण कौन कर सकते हैं और कौन सी महिलाओं को ये किया जाता है।
मेन हमारा इसके अंदर ये है कि इसके लिए जिला स्तर पर बहुत सारी सलाहकार समिति या इस तरह का गठन किया गया है निगरानी के लिए, जो समय समय पर इन केंद्रों पर या इन प्रयोगशालाओं पर वो निगरानी करते हैं और आवश्यकता के अनुसार इसमें बंदिश भी लगाते हैं या दंड का भी प्रावधान करते हैं। और इसमें सिविल सर्जन जो है पूरी प्रक्रिया को देखते हैं और हमारे उपायुक्त महोदय भी इसमें रहते हैं। अगर हम दंड की बात करें तो इसके अंदर प्रावधान दिया गया है, जिसमें अगर पहला बार दोषी पाया जाता है तो 3 साल होता है कारावास या 10,000 का जुर्माना लगाया जाता है, और दोबारा पकड़ा जाता है तो 5 साल का कारावास रहता है या 50,000 का जुर्माना रहता है। और जो क्लिनिक है उसमें भी यही है कि इसमें अगर कोई सहायता कर रहा है तो उस महिला पुरुष को भी कारावास हो सकता है या फिर 50,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। और अगर कोई महिला पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो इसको जांच कराए या उसका रिश्तेदार हो सकता है परिवार कॉल, तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। और अगर इसको विस्तार से अगर हम जानेंगे कि कौन कौन सी धाराएं हैं, तो मुख्यतः इसमें धारा 23 और 24 और 22 है, जिसमें ये प्रावधानित किया गया है जो उल्लंघन करते हैं। और खासकर डॉक्टर के लिए भी है कि अगर उसका पहली बार दोषी पाया जाता है तो उसका 5 साल के लिए जो उसका रजिस्ट्रेशन है उसको निरस्त किया जा सकता है या नाम हटाया जा सकता है। और अगर अपराध पूरी तरीके से साबित हो जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन को समाप्त किया जा सकता है। और अगर कोई परिवार के लोग लिंग जांच करना उसकी लेना चाहते जानना चाहते हैं तो उसमें अगर वो पाए जाते हैं दोषी तो 3 साल की सजा या 50,000 या 5 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है। और दोषी सिद्ध होते हैं तो अंतिम में। और इसी तरह के प्रचार प्रसार भी, ये आजकल बहुत सारे मीडिया आ गए हैं या सोशल मीडिया बोलेंगे या अन्य मीडिया हैं ऑनलाइन के, उसमें भी अगर इस तरीके का प्रचार प्रसार या रखा जाता है मटेरियल तो उसमें भी दोषी पाए जाने पर भी 5 साल का 10,000 का दंड रहता है। और उसी तरह की अगर कोई पंजीकृत इकाई नहीं है तो अगर वो पाए जाते हैं तो उसमें भी अन्य धाराओं के तरह उनको आवश्यक कार्रवाई की जाती है। ये तो हमारा गतिविधि या अधिनियम एक्ट बोलता है। अब इसके तहत सरकार द्वारा समय समय पर कुछ और गतिविधियां की जा रही हैं जिससे कि इस पर अंकुश लगाया जाए। तो एक मुखबिर योजना है जिसमें इस लिंग जो प्रशिक्षण है इसको रोका जाता है। और इसमें एक मुखबिर की बात की गई है योजना कि कोई अगर इस तरह का देखता है अपने आस पास अगल बगल में अगर कोई कर रहा है और इसकी पुख्ता जानकारी सभी सूचनाओं के साथ उपलब्ध करा देते हैं, जो जिला जो समुचित पदाधिकारी हैं जो इसके लिए हैं या 104 में जानकारी देते हैं, तो इस मुखबिर के लिए उनको 1 लाख तक का भी इनाम देने का इसमें प्रावधान रखा गया है। और इसमें अपना नाम भी छुपा सकते हैं, ये कोई नहीं है, लेकिन सूचना सटीक होनी चाहिए। जब रेड पड़ेगा तो उसमें अगर पकड़े जाते हैं वो व्यक्ति तो सही सूचना के बाद तो उस व्यक्ति को जिसने सूचना दी थी, तो इसमें अगर बात करेंगे तो मुखबिर के लिए 40,000 रुपये का इनाम है, गर्भवती महिलाओं के लिए 40,000 और जो सहयोगी अगर इसमें करते हैं तो इसमें 20,000 का भी प्रावधान किया गया है। ये अधिनियम इसलिए नहीं है कि हम इसमें इनाम लें या दोषियों को करें। ये एक अधिनियम है जिसमें हमको अपने आप को इसमें जागरूक रखना होगा और अपने आप में बदलाव लाना होगा कि ऐसी चीजें ना करें जो हमको कोई अपराध करने के लिए मजबूर कर रहा है और उसके लिए हम दंड के भागी हैं। तो सैयाओं को ये है कि ये जो आज का बताया गया है ये जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार करें कि ये अधिनियम में क्या प्रावधान है और क्या प्रावधान नहीं है, और साथ में ये जरूर बताएं कि महिला और पुरुष, लड़के या लड़की, कोई इस तरह का समाज भेदभाव नहीं है, ये दोनों ही समान हैं। तभी हम इस धारणा को तोड़ सकते हैं। अधिनियम बहुत हैं
और ये बनते भी रहेंगे। कुछ कुछ उसमें नई नई जानकारियां या कुछ एक्ट और जुड़ते चले जाएंगे। तो हमको हमारे तरफ से ये उम्मीद है कि जितनी भी सैया कार्यकर्ता हैं, सैया बहनें हैं, वो इस अधिनियम को समझें और अपने आसपास इसको अच्छी तरीके से लोगों को भी प्रचार प्रसार करें, समाज में भी बताएं कि ये जो भ्रांतियां हैं या ये जो दंडनीय अपराध करने जा रहे हैं ये गलत है। इसमें आप दंड भी हो सकते हैं और इससे बचा भी जा सकता है। और इसमें कोशिश करें कि ये जो लिंग का भेदभाव है इसको दूर करने की कोशिश करें। तो रफत जी ने हमारे साथ रहीं और उन्होंने बताया, इसके लिए उनका धन्यवाद। और अंत में हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों ने इसमें क्या जानकारियां ली हैं। तो पहला हमारा सवाल यही है सभी लोग से कि जो पीसीपीएनडीटी एक्ट है, जो गर्भधारण ये अधिनियम आया है, वो किसके लिए लाया गया, इसमें मुख्यतः क्या बात को फोकस किया गया है। दोबारा से हम रिपीट कर रहे हैं कि जो पीसीपीएनडीटी एक्ट या जो अधिनियम लाया गया है उसमें मुख्यतः किसके लिए लाया गया है या किस मुद्दे को प्रमुखता से इसमें उठाया गया है। आप अपना जवाब जो चैट बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हैं। पीसीपीएनडीटी एक्ट जो अधिनियम है उसमें मुख्यतः किसकी बात की जा रही है और किसको प्राथमिकता के लिए लाया गया है दूर करने के लिए। सवाल का उत्तर आना शुरू हो रहा है। पीसीपीएनडीटी अधिनियम में मुख्यतः किसकी बात की जा रही है और क्यों लाया गया है। आप अपने जवाब अपने चैट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं या कुछ और जानकारी आप लोग चाह रहे हैं तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं जिससे कि हम इसमें जवाब दे पाएँ आप लोगों को। बिल्कुल ठीक है। पीसीपीएनडीटी एक्ट जो लाया गया मुख्यतः जो लिंग जांच है उसको जो कराया जाता है उसको रोकने के लिए ये एक प्रावधान किया गया है। भ्रूण की जो लिंग जांच है उसके लिए। दूसरा सवाल हमारा है कि इसमें जो सैया की क्या भूमिका हो सकती है मुख्यतः। जवाब आना शुरू हो गया है। सैया मुख्यतः इस पे प्रचार करेंगे अपने समुदाय में या फिर अगर इस तरह के किसी तरीके की आ रही हैं, कोई जांच करवा रहे हैं तो उसको रोकने के लिए वो उचित निर्णय लेते हुए वो संबंधित पदाधिकारियों को भी वो बताएंगे। चलिए बढ़िया है, सभी लगभग सभी ने अपना जवाब दिया है। और कोशिश करें कि बहुत सारी बैठकें होती हैं जो आप लोग करते हैं, इस मुद्दे को इसमें जरूर से जरूर लेके जाएं और उन महिलाओं तक उस समाज तक लेके जाएं। अंतिम में क्वेश्चन आखिरी सवाल है, मुखबिर योजना के तहत कितना मुखबिर योजना किसके लिए लाई गई है और उसमें किसी तरीके का इनाम का प्रावधान है तो कितना है। मुखबिर योजना के तहत क्यों लाया गया है और इसमें अगर किसी तरह का इनाम का प्रावधान है तो कितना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं
कि मुखबिर योजना किस लिए लाई गई और इसमें कोई इनाम है तो कितना का है। बिल्कुल आपका जवाब आना शुरू हो गया है। ये मुखबिर योजना एक मुखबिर की तरह सूचना के लिए है, जिसमें कोई अगर समाज में या किसी तरीके का पीसीपीएनडीटी के तहत कोई लिंग जांच करवा रहा है, कोई करवाने जा रहा है या कोई प्रयोगशाला कर रहा है, तो उसमें इसको रोकने के लिए है और उसकी जानकारी 104 या नज़दीकी कोई अधिवक्ता है उसको देते हैं, तो 1 लाख तक का इनाम है और जिसमें अलग अलग चीज़ें की गई हैं जो आप लोग बता रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये जानकारी बहुत अच्छे लगा होगा और उम्मीद करते हैं कि ये आप अपने गांव में, अपने समाज में इस चीज़ों को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करें। और सभी को जोहार और सभी को धन्यवाद।